आती थी, क्योंकि बड़े चैप्टर है, प्रैक्टिस मांगता है, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, फलाना बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अभी तो देखो, आप लोगों को नीट के लिए नहीं अपियर होना है, आप लोगों को अपने स्कूल के एग्जाम के लिए अपियर होना है, राइट। तो जैसे अपा क्लास में करते थे, वो अपा क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से हम पढ़ते थे कि वहां पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है कम से कम टाइम में। बट यहाँ पे क्या है, आपको अपने स्कूल का एग्जाम देना है, तो बहुत डिफरेंस है उसमें, है ना। तो आप लोगों को मैं पहले बता देती हूँ, चाहे वो 11th का पेपर है, चाहे वो 12th का पेपर है, उसमें थ्योरी ही ज्यादा आती है, ध्यान रखना। 80% थ्योरी रहती है, 20% न्यूमेरिकल्स रहते हैं, यही रहता है पैटर्न इतने सालों से, अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल्स कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है बच्चों, कोई ऐसा स्टूडेंट है, अरे इधर ध्यान दो, क्योंकि अगर कोई ऐसा, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से ही, राइट फ्रॉम डे फर्स्ट ही प्रिपरेशन कर रहा है मेरे साथ नीट की, और साथ साथ स्कूल का भी कर रहा है, अरे इधर ध्यान दो, ठीक है। तो आप लोगों की तो सही चल रही होगी, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन अब ना इस टाइम पे क्या है, आपका एक ही दिन बचा है। तो इस टाइम पे जिन्होंने पढ़ाई की नहीं है पूरे 6 महीने में, और जो बहुत सारा पढ़ के आए हैं, तो देखो अभी तुम लोगों के पास ना एक ही दिन है, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं है ना, कुछ बच्चों का एग्जाम सुबह में होगा और कुछ का इवनिंग में होगा। तो आप लोगों को क्या करके जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के जाने हैं, समझ आ रही है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के जाने का मतलब क्या है, सोल्व करने तो नहीं बैठोगे, सॉल्व करने नहीं बैठोगे, उसको आपको रीड ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई अगर न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगता है तो लिख लो, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, बहुत लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स भी होंगे तुम लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वैसे वाले नहीं आते हैं, समझ आ रही है। वैसे वाले न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले और जो आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो देखो करके जाने पड़ेंगे। 5 चैप्टर है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। 5 चैप्टर है, आराम से कर सकते हो, जिसमें रिडोक्स एक ऐसा चैप्टर है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओ, और जो उससे रिलेटेड तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और बैलेंसिंग से रिलेटेड है, हर साल उसी में से ही आता है, ठीक है, वो कर जाओ बस, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी जो हमारा मेन है वो है केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही, ठीक है। और वैसे ट्राई करूंगी कि 8 बजे तक आपको फ्री कर दूं, आई नो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बट आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा आराम से बैठना। ट्राई करूंगी कि जो क्वेश्चंस करा रही हूँ वैसे टाइप के ही क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाए कल, ठीक है। चलो, वैसे तुमने जो अभी पेपर भेजा है ग्रुप में, मैंने वो चेक किया है, तो हर साल पेपर ऐसा ही बनता है, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ मतलब ग्रुप में शेयर किया है, तो हर साल पेपर ऐसा ही बनता है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी वैसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग का कुछ जो है स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वैसे मैं क्लास के दौरान भी बताया था मैंने ये सब चीजें, बट अब फिर बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। हाँ, ऐसे ही आता है पेपर, ठीक है। देखो, अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, मतलब दिमाग खराब हुआ, तो वो ऐसा गंदा पेपर सेट कर सकता है, बट आज तक नहीं बना है बेकार पेपर। देखो, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, ये तो तुम भी मानते होगे, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई हमारा स्कूल का हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो वो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होगा, 5 से 6 ही नंबर का होगा, ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब ध्यान से सुनो, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए तो सबसे इजी चैप्टर भी यही है। आप लोगों को भी डिफिकल्ट लगता है ये चीज, क्योंकि नई नई चीजें आई है इसमें। अब ध्यान से सुन लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के नहीं जाना है,
हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के नहीं जाना है, वीएससीपीआर थ्योरी छोड़ के नहीं जाना, डाइपोल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख लो अभी, 100% आएगा, आएगा, हर साल आता है, आगे भी आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, फजान रूल से कर सकता है, लैटिस एनर्जी से कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन इनसे तो आते ही आते हैं, जैसे तुमने अपना पेपर भी देखा होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये टॉपिक तो छोड़ के जा ही नहीं सकते हो आप लोग, ये वाले जो 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, ये तो तुम्हारा वो बोलते हैं ना बेस है इस चैप्टर का, ये छोड़ गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, फिर तो इक्का दुक्का तुक्का लग जाए तो ठीक है, वरना नंबर नहीं आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। समझ आ गई ना क्या करना है, क्या बोल गई मैं। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे टाइप के बनते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, और ये भी बताती जाऊंगी कि लिखना कैसे ठीक है। वैसे तो आप लोग समझदार हो, पता है कैसे लिखना है ना। इंग्लिश तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, लैंग्वेज तो अपना बना बना के भी लिखते हो तुम लोग, बस वैसे ही करना है इसमें भी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो वीसीपीआर थ्योरी पे मैंने लिया है, आप ध्यान से सुन लो। देखो पहले जमाने में आते थे, वो कहते थे स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ वीसीपीआर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। अब नहीं आता है वो क्वेश्चन, अगर आप भी जाए तो बहुत इजी है, तुम्हें क्या बताना है पता है, 2 टाइप के बॉन्ड पेयर, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्सप्लेन कर देना, है ना। वीसीपीआर थ्योरी क्या बताता है ये बता देना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो पहले आता था, अब नहीं आता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं, आप ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे टाइप के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कि शेप बतानी है। अब मैंने ये वाले सिंपल मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैंने सिंपल लिए, हो सकता है कि एग्जामिनर इससे थोड़े से डिफिकल्ट वाले ले ले, समझ रहे हो ना मेरी बात, हो सकता है एग्जामिनर थोड़े इससे डिफिकल्ट वाले ले ले, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, ये देखना है कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये, पहले तुम्हें क्वेश्चन को देखना है वो कितने मार्क्स का आया हुआ है, समझ आ गई। जो एमसीक्यू है उसमें तो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो 2-2 नंबर के आते हैं उसमें तो तुम्हें 2-2 नंबर के हिसाब का लिखना है, ठीक है। और जो लॉन्ग आंसर भी आते हैं, आजकल लॉन्ग आंसर कैसे आने लगे हैं, पार्ट्स में आने लगे हैं, ABCD, तो उसमें तो और भी अच्छा है, ठीक है। उसमें ना क्या होता है ना, पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं तुम लोगों को, ठीक है। अगर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं एग्जामिनर काट लेता है, 5 में से 4.5, 4, 3.5 दे देता है बच्चों को, ठीक है। तो अगर ऐसे में आए, पार्ट्स बन के आए, तो भाई तुम बहुत लकी हो। ना 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 ना, केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, विदिन 2 आवर, हमेशा से यही रहा है, आगे भी रहेगा, 2 घंटे में हो जाएगा तुम लोगों का केमिस्ट्री का पेपर, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको रामायण नहीं लिखनी होती, केमिस्ट्री में आपको की वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको की पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, मैम वो की पॉइंट सोचने में 1 घंटा निकल जाता है। ना ना ना, नहीं निकलेगा, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चे, नहीं निकलेगा, मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलता है, ठीक है, तुम्हें देखो शेप बतानी है, इधर 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 इधर, प्लीज इधर देखो, अपने पास टाइम कम है बच्चों, मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं बेसिकली आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे 2 घंटे की क्लास ले रही हूँ, कोई क्वेश्चन रटवाने के लिए नहीं ले रही, है ना, ठीक है। तो बेसिकली जैसे BeCl2 है बच्चों, पहले तो आप लोगों को ना BeCl2 का देखो, वीसीपीआर थ्योरी तो तुम्हें सबसे पहले इसका शेप पता होना चाहिए, क्या सबको पता है इसका लीनियर होता है, बस ये बना देना, पूरे नंबर है, पूरे नंबर ट्राई करना, जिसमें आप लोगों का फिगर बन रहा है, बना पा रहे हो उसमें बना देना, रामायण कहानी वो नहीं जल्दी देखते हैं केमिस्ट्री के जो पेपर चेक करने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखोगे क्या, BeCl2 का लीनियर तो होता है शेप, लिखोगे कैसे कि सेंट्रल एटम हैज सराउंडेड बाय 2 बॉन्ड पेयर, तो इट इज ऑफ AB2 टाइप, ध्यान से देखो, तो इट शेप इज लीनियर, बस इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वीसीपीआर थ्योरी इट शेप इज लीनियर, और ये डायग्राम बना के आ जाना, 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का ही पूछते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। BeCl3 कैसा है, AB3 टाइप का है, तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, तो ये कैसा होगा बच्चों, ट्रायगोनल प्लानर होगा, हाँ एंगल भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा वो, एंगल भी लिख देना,
ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें 120 डिग्री का होता है। ये मत लिखना कितने होते हैं, क्योंकि कितने के लिखने के चक्कर में गलत कर दोगे। बस ये बता देना कि एंगल जो है इसमें 180 डिग्री का और इसमें 120 का है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? AB4 टाइप, मतलब चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। यानी कि क्या होगी इसकी शेप? क्या होगी? ऑन द बेसिस, लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ VCPR थ्योरी इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 109.5 डिग्री। 28 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? AB5 टाइप का होगा। क्या होता है AB5 में? बताइए, पता है ना? ओए राम, ऐसे मत करो तुम लोग तो। ट्रायगोनल बायपिरामिडल। हाँ जी। आवाज नहीं आई क्या किसी को? ये याद ही नहीं था, भूले पड़े हो सारे। ट्रायगोनल बायपिरामिडल आएगा इस पे क्वेश्चन। अब मैं तुम्हारा पेपर नहीं दे के आऊंगी भाई, ठीक है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, इसमें एंगल कितने कितने के होते हैं? 90 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है और 180 डिग्री का होता है। सिर्फ इतना लिखना है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्या उसने एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो रामायण कहानी लिख देना कि इसमें दो एक्सियल, इसमें एक्सियल बोन्स होते हैं, इक्विटोरियल बोन्स होते हैं। एक्सियल बोन्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बोन्स। समझ में आ रही है? ओके। एंड व्हाट अबाउट H2S? H2S में क्या होता है? वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है H2S में, याद करो ड्रैगो रूल कराया था, लेकिन ये बोर्ड वाले ड्रैगो रूल नहीं समझेंगे। तुम्हें सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी बताना है, तो लिख देना इसका क्या होगा। जैसे तुम वाटर का बनाते हो, बेंट शेप, ठीक है जी। और इसका क्या होगा? PH3 का पिरामिडल। पिरामिडल अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे इसको, क्योंकि आते नंबर तो यही है। ये जो बना के आओगे ना और लिख के आओगे पिरामिडल, बस यही देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एंगल कितने का होगा इनमें? 109। लिखा है ना? इधर आओ, इधर आओ। क्योंकि VCPR थ्योरी में हम क्या करते हैं बच्चों, कि लोन पेयर को हम क्या करते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। तो लिख देना ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो एंगल होगा वो 107 लिख देना। एग्जैक्ट लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, कुछ नहीं करे, मतलब नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। इसकी वजह से इतना होगा, डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आएगा, लिख लो, आएगा कल के पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जहां पे भी डाउट हो मुझे रोक देना। सब कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? और देखो जो अभी मेरे को आंसर नहीं कर रहा है ना, ये बड़ी गंदी बात है। आप लोगों को टिप्स पे आनी चाहिए थी ये चीजें, ठीक है। चलो, और सबसे खराब बात तो ये है, जिन बच्चों ने मुझे कहा था मैम क्लास में आएंगे, अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे और ज्वाइन कितने किए हैं? ओनली 31 स्टूडेंट्स। वेरी बैड। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। पेपर मैंने नहीं बनाया है, तो ये मत सोचना जो मैम करवा रही है यूं का यूं आ जाएगा, ठीक है। वैसे टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, एक्सप्लेन करना है। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, डिस्कस। कौन बताने वाला है मुझे? बी एक्टिव इन माई क्लास, कल पेपर देने जाना पापा, है ना। चिंकी बता बेटा। मैम क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं और NH3 में 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मान लो ये क्वेश्चन कल आ गया पेपर में, तो थोड़ा सा बोल, आराम से बोलो। 2 लोन पेयर की 2 लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो NH3 में है। ठीक है, एंगल ज्यादा होते हैं, कम कम, है ना। इधर देखो क्या करना है, जैसे चिंकी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया उसने। क्या करोगे? सबसे पहले तो ना स्ट्रक्चर बना के दिखा के आओगे एग्जामिनर को। समझ में आ गई? हाँ जी, सो गए हो क्या? यस बेटा जो आज हो गया ना, उसको कल के पेपर पे हावी नहीं होने देना है। मैं पहले बता रही हूँ, जो हो गया होने दो, हो गया हो गया। कल का पेपर नहीं खराब करके आना है उसके चक्कर में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये लिख के आओगे, ठीक है। दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। डिस्टॉर्टेड का मतलब समझ गए हो ना?
सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं रहा है अभी, ठीक है, उसी को ही बोला गया है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू, लिख दूं क्या, या इतना टाइम है नहीं वैसे अपने पास, अकॉर्डिंग टू, बोल दो, हम लिख लेंगे। हाँ बोल देती हूँ मैं, अभी मत लिखना, बस सुन लो, है ना। अकॉर्डिंग टू VCPR थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन द लोन पेयर पेयर रिपल्शन। समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू VCPR थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन द लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन वाटर, जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 109 होगा। कितना होगा ये आप लिख के आएंगे, 104.5, देख लेना कितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 104 भी लिख के आओगे तो ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, जिसकी वजह से एंगल कितना हो जाएगा, 109 to 107। समझ में आ गया? ये लिख के आ रहा है। कितने मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का, तो 1 नंबर तो इसका ही मिल जाएगा तुम्हें अगर ये बना के आ जाओगे, और 1 नंबर जो तुमने लैंग्वेज लिखी है उसका। समझ में आई? कराओगे ना? इंग्लिश में तो धुरंधर हो तुम लोग लिखने में। चलो आगे आओ, नेक्स्ट आते हैं हम। Although both CO2 and H2 are triatomic molecule, हाँ जी हमें पता है, the shape of water molecule is bent while that of CO2 is linear. Explain on the basis of dipole moment. याद करो dipole moment हमें shape भी बताता है ना। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स की बता पाया था, तभी हम VCPR थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे बताओगे, ये कौन बताएगा मुझे? तनिष्का बताओगी? यस मैम। हाँ बताओ। जो हमारा CO2 होता है वो सिमेट्रिकल होता है, उसकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है, तो इसीलिए इसकी लीनियर शेप होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही लिखना है, डिट्टो का डिट्टो जो तनिष्का ने बोला, एक एक वर्ड यही लिखना है अपनी लैंग्वेज में। एंड व्हाट अबाउट वाटर? वो अनसिमेट्रिकल होता है और बेंड सिमेट्री होती है उसकी, बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गई सबको? इजी है? यस इजी पीजी है तुम लोगों के लिए, बस थोड़ा सा उसको देख लेना लैंग्वेज जो लिख रहे हो, ठीक है। और ट्राई करना, ये बना के आना है आप लोगों को स्ट्रक्चर, नहीं तो शायद एग्जामिनर काट लेगा नंबर। हाँ जी बोल लक्ष्य, बोलो। हाँ जो पूछ रखा है सिर्फ वही लिखना, फालतू नहीं लिखना होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो चलो तुम फालतू लिखना भी चाहते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, 2 घंटे में तुम लोगों का पेपर हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में, ठीक है। और जो क्लास में टॉप करने वाला उसका नहीं होगा 2 घंटे में, टेंशन मतलब वो पूरे 3 घंटे ही लेगा। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है एक्सप्लेन करने का तरीका। तो अगर आप चाहते हो कि मैं तो बहुत सारा लिखूंगा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूछ रखा है उसको जरूर लिख के आना। अगर तुमने वो नहीं लिख रखा है तो फिर नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि टीचर देखे कि इतना सारा भर रखा है फिर गुस्सा आ जाए, टीचर मार्क्स काट ले? ना 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 ना, वो सिर्फ की पॉइंट देखता है। तुम बेशक अपना जब पेपर चेक होके आएगा उसमें भी देख लेना, जो की पॉइंट होगा उसी पे अंडरलाइन कर रखा होगा तुम्हारे टीचर ने, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन तो शायद आ जाएगा कल तुम्हारे, ये वाला हर साल आ जाता है। Which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? Why? पहले तो ये बताना, आधे नंबर का तो यही है कि किसका ज्यादा होगा, किसका होगा ज्यादा। NH3 का होगा पक्का ना? शाबाश। यस मैम। इसमें नंबर तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम जस्ट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा के आओगे, कहाँ से कहाँ होती है डायपोल। अब ये मत लिख के आना डायपोल मोमेंट, हाँ कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो डायपोल मोमेंट की इसमें डेफिनेशन लिख के आएगा, उसके नंबर नहीं देगा वो, कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ये फलाना फलाना, ये मत लिख के आना, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ दिखाओगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लोन पेयर की उसी डायरेक्शन में जाता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो ऐसे बना के आ जाना, कुछ लिखो, मतलब कुछ ऐसा वैसा भी लिख रखा होगा, एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर का उसकी डायरेक्शन में, तो इसका जो होगा
कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है, तो 0 तो नहीं होगा बट 0 पॉइंट समथिंग होगा, इसका ज्यादा होगा। तो आपसे उसने वैल्यू नहीं पूछी, आपसे सिर्फ उसने रीजन पूछा है किसका होगा और क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि NH3 में क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है इज सेम एज दैट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि उसमें क्या है बच्चों, अपोजिट है। लिखाओगे इतना? हाँ बोल सृष्टि बेटा। मैम बस इतना, मतलब इन दोनों डायग्राम्स को बनाकर बस इतना लिख देंगे कि NH3 का ज्यादा है NF3 से, तो मिल जाएंगे मार्क्स पूरे। देखो मैं होती तो दे देती, बट इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा सा लिख देना, 2 लाइन्स तो लिख ही सकते हो बच्चे, 2 से 3 लाइन, है ना। मैम इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखोगे ये कि NH3 has higher dipole moment than NF3 because in NH3 the direction of dipole moment is same as that of lone pair of electron, while in case of NF3 the direction of dipole moment is opposite as that of lone pair of electron। बस इतना लिखाना। समझ में आ गया ना क्या बोल गई मैं? Yes, ma'am. आप अपने NCERT में से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि मेन यही लिख के आना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाँ ये आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और ऑप्शंस भी तुम्हें मिलेंगे, है ना, इंटरनल चॉइस भी मिलती है तुम लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन तो मेरे बच्चे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर देंगे ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, हैविंग स्लाइटली इक्विवेलेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of having same or nearly same energy, उसी को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। रट जाना हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, लिख दूं क्या यहाँ पे, रट जाना, ठीक है। आई नो सबको कंसेप्ट पता है, लेकिन पेपर में क्या होता है ना, लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है वो कोई मॉलिक्यूल देख के पूछ ले, मान लो वो पूछ ले कि BF3 की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दो, है ना। हो सकता है वो पूछ ले कि क्या बोलते हैं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो कोई भी एग्जांपल बेसिकली वो आप लोगों को दे सकता है। अब इसने क्या पूछा है, इसकी टर्म्स में पूछ लिया sp2 में, तो बना के आ जाओगे ना sp में कैसे होता है ना, बनवा रखी है ना मैंने। यस ठीक है, एक s का और एक p ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, उसका इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो कैसे बनाओगे, है ना। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, जब इसकी इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या होगा, है ना, याद है ना। ठीक है, ये करके आपको बना के आना है, बट ये पूछने के चांसेस कम हैं अकॉर्डिंग टू मी। हाँ वो ये जरूर पूछ सकता है कि CH4 का एक्सप्लेन कर दो, हाँ ये थोड़ा सा अगर आ गया तो बेटा बनाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। अगर मान लो CH4 का पूछ रहे, चलो मान लो उसने BF3 का पूछ लिया, तो उसमें क्या करोगे ना, उसमें फिर आपको क्या वो डब्बे से बना के आने पड़ेंगे। बोरोन की क्या लिखनी पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। कितने होते हैं बच्चे, 1s2 2s2 2p1 होते हैं ना। तो पहले लिखना पड़ेगा कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, देख लो यही मिलेगा कल के पेपर में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में, तो पहले इनका ग्राउंड स्टेट लिखोगे, ठीक है। फिर इनकी एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, ये होगा, देखना एक बार, ये S है ये P है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगी sp2, तो आपको कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। समझ आ गई। फिर ये कैसा होगा, ये प्लेनर होगा, बना के आ जाओगे ना। यस मैम। मैम इनकी मिक्सिंग भी बनाकर दिखानी है। हाँ वो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा देख लेना, ऐसे करके बनाई थी ना अपने, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे, कर लोगे आप लोग। हमारी मैम ने भी बोला था सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देख के उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखोगे, फिर ग्राउंड स्टेट लिखोगे, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, ठीक है। हाँ तो अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। चलो आगे, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ, इतना तो समझ गए होगे, इतना पढ़ा है तुम 6 महीने। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन आने लग गए हैं पेपर में। अब देखो ये तुम्हारे पिछले साल भी आया हुआ, अभी मैंने जस्ट देखा। इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ जी। यस मैम, ये क्वेश्चन आपने शेयर कराया भी था। हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट जेई में सब में आ चुका है, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेसिकली। हाँ बेसिकली ऐसा होता है, डक्ट की फॉर्मेशन होती है बेटा, इसमें ऐसा बनता है,
ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिख के आना है, ध्यान से सुन लो कि जो बोरोन है वो क्या इसमें sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर है, नाइट्रोजन sp3 है, पिरामिडल है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इट फॉर्म्स एडक्ट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख लो, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड with ammonia, then नहीं then मत लिखो, so the hybridization of boron changes from sp2 to sp3। समझ आ गया, ये लिखना आपको इसके अंदर, ठीक है जी, समझ में आ गई ना। लेकिन लैंग्वेज भी तभी लिखोगे जब आप लोगों को पता हो कि क्वेश्चन कैसे होना, पता चले पता तो है नहीं क्वेश्चन में क्या होना, फिर तो बेटा लैंग्वेज भी नहीं बना सकते, क्योंकि लिख हम तभी सकते हैं जब हमें उस चीज के बारे में आइडिया हो। इतना समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोल रही हूँ जिस बच्चे की तैयारी नहीं है प्लीज एनसीईआरटी कर जाना, 70 में से 50 मार्क्स 55 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बच्चे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो नहीं दिख रहा तो जूम कर लो। ओके, तो इसमें क्या है, कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है, ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में देखना एक बार, आयशा तुम बता सकती हो क्या? यस मैम। हाँ, फर्स्ट वाले में कौन सी और हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रही है बाय कार्बन एटम? sp2। sp2 या sp3? यस मैम sp3, 4 बॉन्ड है ना तो। हाँ, yes, ma'am, समझ गए सारे। ये देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लोगे बच्चों, बता रखा है मैंने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर है तो, वैसे इनमें तो नहीं है कहीं भी, ठीक है। अगर 2 आता है तो आपको पता है sp होगी हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2 होगी, 4 आता है तो sp3 होगी, है ना, 5 होगा तो sp3d होगी, लेकिन कार्बन तो आपको पता है ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इनमें से ही कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी, ठीक है जी। तो ये दोनों ही क्या यूज करेंगे, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, समझे। सो मत, सोना नहीं है, नहीं तो कल सुलवा देगा पेपर, ठीक है। ये क्या होगा sp3, ये sp2 और ये भी sp2, करके बताऊं क्या कैसे होगा? अगर नहीं आता है करने तो पूरा ओपन करना पड़ेगा बच्चों, अगर नहीं आता है, ठीक है। जैसे इसका देखो 1 2 3 sp2, इसका 1 2 3 sp2, समझ आ गई, इसका sp3 आनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये क्या होगा sp3, सिर्फ कार्बन की पूछी है, ये भी sp3, इसका बताओ, दोनों का बताओ, CH3CHO में sp3 sp3 होगा इसका, और CHO का sp2 sp2 होगा, ये होगा ना बच्चों, इधर देखो CH3COH, ये होगा ना, बनाने आता है ना स्ट्रक्चर, 1 2 3 sp2, और इसमें क्या होगा sp3 होगा इसका, और COH sp2, ऐसे बनाओगे। कहाँ लिखूं जगह नहीं है, एक मिनट, ऐसे लिखोगे CH3COOH, ठीक है। तो 1 2 3 sp2, समझ गए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन MOT से है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोगों का, इस साल भी आ सकता है। हो सकता है कि इसकी जगह इस बार He2 पूछ ले, हो सकता है इस बार इसकी जगह ये पूछ ले, तो ध्यान रहना, बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको MO2 के बेसिस पे, वाई BE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा आप सुन लो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे ना। हाँ, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना, जो वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो टेबल लिखवाई थी मैंने,
वो लिख लो, या फिर जो वो तुम्हारे एनसीईआरटी में वो डब्बे बने हुए हैं, डब्बे इन द सेंस वो जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, उसमें फिल कर दो एज यू विश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप सिंपल यही कर लो। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे ना, सॉरी 8 होंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 8 होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो फिल करना शुरू करो, ऐसे ही होगा। यस मैम। हाँ सृष्टि, मैम इसमें जो आपने एक 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के लिए अलग मतलब सिग्मा स्टार वाला एक एक्सेप्शन बताया था ना, तो मेरी मैम ने बोला कि वो वाला एक्सेप्शन सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के लिए है। नाइट्रोजन के लिए नहीं है, मैंने कटवा दिया था वो बाद में। अच्छा, मैं अभी लिखवा देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ, और टेंशन मैम मत। वो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब 14 से ज्यादा हो हाँ तो हाँ उसको हाँ, यूज करना है। 14 से ज्यादा वालों के लिए, जिसमें सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, मैं अभी लिखवाती हूँ, 1 मिनट दो मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे बच्चे इसका, हाफ ऑफ, पूरा लिखना फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे करके लिखना। ठीक है, तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 2 4, और एंटी बॉन्डिंग भी 4, तो 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, दैट इज, या 10 BE2 इज नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट। सेम हीलियम के लिए भी हो जाएगा, सेम नियोन के लिए भी, बस 2 नंबर का ही आता है, क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, यस मैम। समझ गए ना। ठीक है, ओके, तो तुम लोग कह रहे हो वो, हाँ, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, याद करो, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाता है सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर ये रहता है। ठीक है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है, जिसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, याद करो, मैंने आपको कटवा के सही करवाया था उसको, याद करो अगर याद है तो किसी को, वरना कोई बात नहीं, अभी देख लो। इसमें क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s से स्टार्ट करूँ, स्पेस कम है, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz बाद में आ जाता है इसमें, बाकी सारा सेम है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz है। और अपनी एनसीईआरटी को रेफर करना है इसमें तुम्हें, ठीक है, देख लेना उसको। ठीक है, क्योंकि अब हाँ जी, मैम ने बोला था कि आपने जो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के लिए एक्सेप्शन बताया ना, ये जो एक्सेप्शन है ये सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है, मतलब और बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं है। बेटा पता नहीं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, सुनो सुनो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है ना, 8 2 16, और ये 9 2 18। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही O2 और F2 है, इसलिए उन्होंने बोला O2 F2। ठीक है, अच्छा, ओके बाकी मैम। है ना, बाकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो पूछेंगे नहीं ना, नियोन के लिए तो पूछेंगे नहीं, वो तो बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं करता Na2, और उससे आगे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए चलो चलूं आगे, समझ गए, ये क्वेश्चन आएगा, आएगा आएगा मतलब आएगा, ऐसा टाइप का। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा है स्टेबिलिटी बता दो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो लिख देना, वरना कुछ नहीं लिखना। तुम्हें स्टेबिलिटी निकालनी है, स्टेबिलिटी बताने के लिए कैसे करोगे, तुम्हें पता है, नहीं 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 नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो बोले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू बताओ, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, चलो जी, ये वाला देखना एक बार, ये वाला देखो। तो इसमें मैंने तुम्हें वैसे शॉर्ट ट्रिक भी बता रही, शॉर्ट ट्रिक को यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन पेपर में वो शॉर्ट ट्रिक मत लिख के आ जाना जो मैंने तुम्हें बताई हुई है। ठीक है, हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यस मैम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये कुछ रिलेशन है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओगे क्या, कितना होता है, 2 होता है,
ये दोनों सेम कैसे आ गए, यहाँ पे O2 प्लस होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, O2 प्लस का बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15, 15 के लिए कितने होंगे? 1 कितना होगा? 2.5 हाँ 2.5। और O2 नेगेटिव के लिए कितना होगा? 17, 15, 16, 17, 3, 2.5 to 1.5। ठीक है, और O2 2 नेगेटिव के लिए कितना होगा? 1। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब स्टेबिलिटी बता दोगे। O2 सबसे ज्यादा, O2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, फिर O2 होगा, फिर O2 नेगेटिव होगा, और फिर O2 2 नेगेटिव होगा। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा है या डाया है, तो इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। 16 के लिए पैरा याद करो। वैसे तो सारे ओड वाले पैरा होते हैं, लेकिन 10 और 16 वाले भी पैरा होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? पैरा, ये भी पैरा, ये डाया। देखो एक बार, मैम इसमें कोई थ्योरी लिखने की जरूरत तो नहीं? ना 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 नहीं लिखनी बेटा। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। चलो जी। मैम एमओटी के पोस्टुलेट्स भी आते हैं? नहीं आते हैं, पहले आते थे बहुत सालों पहले, अब आने बंद हो गए बेटा। ठीक है, रहने दे सकते हो उसको। ये वाला देखो, व्हाट इज मीन बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड कर लोगे। बॉन्ड ऑर्डर तो डेफिनेशन तो आती है ना, डिफाइंड एज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और बाइटल। बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल ही दोगे, कैसे निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर? लिखा ना, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 2, ये सब लिख के आना, प्रॉपर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आना। 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। मैम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी करनी है या फिर सिर्फ एग्जांपल्स करनी? ना ना ना, बैक एक्सरसाइज बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है बेटा ये भी तुम लोगों के पेपर में। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 बाय द, क्या पूछा है ये, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो पता है ना कैसे करना है। सबसे पहले तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आनी है तुम्हें। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की, है ना। क्या लिखोगे? 3s2 3p3 होती है ना, तो यहाँ पे लिखा ना, पूरा लिख देना, और फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट की लिख देना 3s2 3p3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? एक्साइटेड स्टेट की लिखनी पड़ेगी तुम लोगों को। कैसे लिखोगे? sp3d होगा। हाँ, ये मैंने ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, sp3d। ठीक है, फिर उसके बनाया ना, ये बनाया ना। ठीक है, TBP होगी, एंगल बता देना, फिर लिख देना एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। ये तो तुम्हारे हो गए ये वाला इतना तक, है ना। व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर? एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। व्हाई एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड्स है फेस मोर रिपल्शन। ठीक है, फेस मोर रिपल्शन, जबकि वाइल इन इक्वेटोरियल बॉन्ड ओनली, देखो इधर देखो, ओनली फेस रिपल्शन विथ, क्या लिखोगे इसके अंदर? देखो ऐसे लिख सकते हो, इससे भी अच्छा बताती हूँ कि एक्सियल में क्या होते हैं। इन एक्सियल बॉन्ड्स, जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं? फेस टू 90 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, विद इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। देख पा रहे हो? सॉरी 3, देखो इधर 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 आओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। 3 ऊपर से रिपल्शन फेस करेंगे और 3 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बच्चों इक्वेटोरियल के, तो वो कितनी फेस कर रहे हैं? 2, एक ऊपर वाले एक्सियल बॉन्ड से और एक, देख रहे हो बच्चों, नीचे वाले से। तो आपको ये लिखना है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं थ्रू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो सिर्फ 2 एक्सियल बॉन्ड्स के थ्रू ही रिपल्शन फेस करते हैं। तो रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी
कि आप वर्ड यूज कर सकते हैं सफर मोर रिपल्शन, सफर मोर रिपल्शन, ठीक है। इसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस इतना लिख के आ जाना है, खत्म कहानी। ठीक है जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर बॉन्ड एंगल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी है तुमसे। CO2 में आपको पता ही है 180 डिग्री का होता है, BF3 में 120 का होता है, तो CO2 का ज्यादा हो गया बॉन्ड एंगल, और इसमें क्या हो गया, CH4 का ज्यादा हो गया। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हो सकता है इसमें और मॉलिक्यूल्स भी वो ऐड कर दें। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रीजनिंग ही बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बच्चों रीजनिंग ही बनती है। या तो वो ऐसी रीजनिंग पूछेंगे जिसमें आपको ये बताना हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या फिर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आइस की डेंसिटी जो होती है कम होती है वाटर से, एक्सप्लेन, मतलब ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट वाले का तुमसे पूछूं, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बताओ। कोई भी नहीं बताएगा? हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मत लिखो, सिर्फ इतना बोल दो कि वाटर में एक्सटेंसिव, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोला इसने। होता क्या है, बिल्कुल यही जो दक्ष ने बोली है वही आपको अपने उसमें लिख के आना लैंग्वेज, कि वाटर में क्या होता है, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है। ये वाला मेन की रहेगा आपका, कीवर्ड रहेगा, हाँ, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। पास आके लिखने का क्या मतलब है, एसोसिएट हो जाते हैं, जबकि H2S में देयर इज नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बिटवीन H2S मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? सेकंड में क्या लिखोगे, NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, सेम, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3, ठीक है। बस यही लिख के आ जाना है, एक एक नंबर के आते हैं ये दो क्वेश्चन, ठीक है, या 1.5 1.5 मार्क्स के। उसके बाद मैं कुछ तुम्हारे लिए मल्टीपल चॉइस भी लाई हूँ, इसमें से आ जाए तो देखो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ये देखो, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक ही एटम देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के चले जाना ये वाले नोट्स, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाए। द स्पीसीज CO, CN नेगेटिव एंड N2, इसमें तुम्हें बताना है कि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, हैविंग लो बॉन्ड एनर्जीज है, तो क्या होगा देखना इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे 8 और 6 14, और यहाँ पे कितना होगा, 7 और 6 कितने हो गए, 13 और 1 14, और ये भी 14, तो ये तीनों के तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पता है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, जैसे तुम्हारा वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तो कोई भी बच्चा नंबर नहीं कटवा के आएगा, मैं पहले बता रही हूँ, उससे इजी और स्कोरिंग चैप्टर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? तो the axial overlap between the two orbitals leads to the formation of a sigma bond. लक्ष्य पूछ रहा है पोलर बॉन्ड मतलब, भूल गया बेटा? पोलर का मतलब पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से तो डाइपोल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। N2 में तो है ही नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर है, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग, हेडवेज ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग का पता है ना तुम लोगों को, सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, यस मैम। ठीक है। जैसे देखो
SO2 मॉलिक्यूल्स में सल्फर एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, पता होना चाहिए तुम लोगों को। क्या है पता है? मुझे लग नहीं रहा तुम लोग कुछ पढ़ भी रखा है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में। वही 3-4 बच्चे ही बोल रहे हैं बस। एक तो बच्चे आए भी नहीं क्लास में, आ जाते थे तो हो जाता कुछ हल। sp2 sp2 बेटा पक्का? ये नहीं होगा, ये होगा, एक मिनट को, मैंने गलत बनाई शेप, हाँ ये होगा इसका। ठीक है sp2 होगी, बिल्कुल ठीक बोला है। बाकियों ने क्या बोला है? sp3। बस एक लक्ष्य, सॉरी दक्ष ने बोला वो भी गलत, sp2 होगा। पढ़ लो कल पेपर है बेटा, है ना? ना तुम क्लास में आते हो, है ना? ना तुम क्या बोलते हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा टाइम गया कहाँ है 6 महीने का? मुझे बताना थोड़ा सा। अब एंड टाइम पे तो आंसर आने चाहिए मैम, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, चलो आप आगे करवाओ, ये हमें आता है, लेकिन सारे ऐसा पट्टा गोल करके बैठे हो खुद का। ठीक है, ए मॉलिक्यूलर आयन इज स्टेबल, पता ही है तुम्हें, जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो होगा। ठीक है, 5th का सी होगा। ये मच्छर कहाँ से आ गया? हाँ, और Na2 एग्जिस्ट नहीं करता, पता ही है क्यों नहीं करता? क्योंकि बॉन्डिंग, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा यस। विच वन इज डायमैग्नेटिक? यहाँ पे NO प्लस कर लो बच्चों, NO प्लस है, यहाँ पे कर लो आप NO नेगेटिव। बताओ भाई कौन सा डायमैग्नेटिक है? फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये सी वाला? बताओ, सी वाला होगा। 8 + 7 + 1 ना 16, ये तो पैरा होता है लेकिन मैम। बताओ बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? 16 वाला तो पैरा होता है, बताओ जल्दी कौन सा होगा? ए वाला होगा। अरे न, कहाँ पे ध्यान है भाई तुम लोगों का? 14 इलेक्ट्रॉन डाया लिखवाया था ना मैंने तुम लोगों को, कि जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे वो इंक्लूडिंग 10 and 16 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चे पैरा में आते हैं। इसके अलावा जो भी बचा वो डाया में आता है। अरे ठीक है, ये वाला कर लेना। sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में p करेक्टर किसमें? अब देखो बच्चे भागने लग जाएंगे, मैम ने लड़ जो दिया, यही करते हो तुम लोग बस। क्या ही करूं मैं तुम लोगों का? इन sp3 sp2 sp द p करेक्टर इज मैक्सिमम इन, हाँ sp3 में होगा। ये पता है इतने इजी क्वेश्चन है, तुम लोग तो नीट के लिए पढ़ रहे हो, ये तो तुम्हें फटाफट से आने चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता है ना किसमें होती है? ऑर्थो वाले में होती है। ये देखो, तो ये आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, मैं पहले बता रही हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। सब कुछ पता होना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होती है? पैरा वालों में ही होती है सबसे, तीनों में ही। चलो आ जाओ इधर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। मैम हाँ जी, मैम पी करेक्टर तो एसपी में ज्यादा होता है ना? फिर से बोलो। एसपी में पी करेक्टर 50% होता है ना? आवाज नहीं आ रही बेटा, उस पे लिखना चैट बॉक्स में। बिल्कुल आवाज नहीं आई बच्चे, लिखो चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ। ओके, तो तुम्हारा मैम स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ मैम एसपी में पी कैरेक्टर ज्यादा होता है ना? किसने बोल दिया? एसपी में तो बच्चे 50-50% होता है ना, भूल गए? यस मैम, हाँ ध्यान आ गया। पी करेक्टर मैक्सिमम पूछा है इसमें, एसपी में तो बराबर हो गया ना, sp3 में ही दिख रहा है ना आपको p3, तो पी करेक्टर उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, चलो यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, इधर आओ। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा, देखो मैंने तुम्हें अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसके अलावा भी जो बनते हैं मैंने वो भी बता दिए हैं। अब तुम कितने अच्छे से लेते हो इन क्वेश्चंस को,
जो मैंने बताए हैं वो देखो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम, विच इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आराम से बैठ जाना, इतनी देर बैठे हो तो 1 घंटा और है, बैठ जाओ, मैं सारे चैप्टर्स के बता दूंगी क्या क्या करके जाना है। ठीक है, तो इसमें ये वाले टॉपिक आपको करने हैं, देख लो एक बार। बोर्स मॉडल, डी ब्रोए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा, लिख लो लिख लो, इस साल भी आएगा न्यूमेरिकल 2 नंबर का या 3 नंबर का। राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। इससे क्या होता है, मतलब इसमें क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये आता है। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं, मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो, वो पता होने चाहिए। किस किस पे डिपेंड करता है, जैसे आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, विद उसके ग्राफ आने चाहिए आप लोगों को। बोहर्स रेडियस क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.529, क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, m स्क्वायर बाय z। किस में है ये, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अगर किसी को इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एक तो ये कर जाना फॉर्मूला, क्वांटम नंबर कर जाना, और ऑफबो, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब का स्टेटमेंट पढ़ जाना, खत्म। अगर किसी को कुछ ही नहीं आता है इस चैप्टर में तो बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होने चाहिए तुम्हें, L इंटू एल प्लस 1 अंडर द रूट h बाय 2 पाई। इसको अपन h बाय 2 पाई को h कट भी लिखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ तुम्हारे पिछले साल। समझ में आ गई। अगर किसी को ये चैप्टर नहीं करना है, या हो सकता है किसी ने पूरे साल नहीं पढ़ा हो, क्योंकि तुम लोगों को मेरे को देख के लग रहा है ज्यादा पढ़े हो नहीं तुम लोग, कुछ कुछ बच्चे पढ़े हैं, तो प्लीज ये कर जाना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसका भी बेसिकली दिया हो उन्होंने, बी वेलोसिटी है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वांटम नंबर सारे पता होने चाहिए तुम्हें, एनएलएमएस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या बताते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी दिखाऊंगी मैं। ठीक है, बोहर रेडियस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी इस साल तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। जो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला करना था, वेव नंबर इज इक्वल टू, है ना, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें भी मैं फिर बोलूंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चले करें इसके क्वेश्चंस, चलो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों के आगे देखने को दिख रहा है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किस्मत अच्छी हुई, एमसीक्यू में ये दे देंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। और एक और चीज तुम्हें बता देती हूँ मैं, पहले बताई हुई है क्लास के टाइम, फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता ही होगा, ये नहीं पता तो ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको पता ही है ये होता है, A माइनस Z क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, पता है। यस मैम। A इज योर मास नंबर, ये तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, कर लोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये रहे, इसमें 6, 8, 12, 26, 38, 13 में से 6 माइनस कर दो, 16 में से 8, 24 में से 12, 56 में से 26, 88 में से 38, वो तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है, यस मैम। ये आपसे पूछ सकते हैं, वो किसी भी तरीके से पूछे, मैंने बता दिया है, यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनता है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, मैंने सारे नहीं लिए, मैंने वही वाले क्वेश्चन लिए हैं जो इतने सालों से आ रहे हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। तो ये आपको टाइम दिया हुआ है, हाँ जी बताइए। यस मैम। निकालना क्या क्या है, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है। सबके फॉर्मूले आते हैं तुम लोगों को। यस मैम। यस मैम। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी c/λ, वेव नंबर क्या होता है 1/λ। अब ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलो निकाल के आते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 1/t करके निकाल लोगे, 1/2 × 10⁻⁻, मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी। ओके,
अब तुम्हारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई है बच्चों। अब तुम्हें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ओके, अब तुम्हारे पास इसमें क्या है ना, ओके, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, C बाय म्यू। C क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 10⁻⁻10। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा मीटर में। कर लोगे और उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, वेव नंबर आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट किसमें पूछ रखा है वो आना चाहिए आप लोगों को, वरना इन क्वेश्चंस में आप लोग गलती कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच करस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 0.50 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया हुआ है बच्चे, 0.50 एंगस्ट्रॉम। कर लोगे, करके दिखाऊं। ओके, एनर्जी निकालना क्या होती है, फोटोन की एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में जो आते हैं, बताओ क्या होती है, H न्यू। पक्का, चलो, यस मैम। E is equal to H न्यू। H is your Planck's constant। चलो, हमें तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ये क्या होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। हर्ट्ज को पर सेकेंड में लिख सकती हूँ, तो आपकी एनर्जी सोल्व करने पे किस में आ जाएगी, जूल में। ठीक है, वेवलेंथ की फॉर्म में कैसे निकालोगे, HC बाय लैम्डा कर दोगे। वेवलेंथ दी हुई है, ध्यान रखना, इधर देखो, इधर 6.6 इंटू 10⁻⁻, यूनिट का ध्यान रखना। फिर बोल रही हूँ, यूनिट अगर सही नहीं लगा के आओगे आधा नंबर कट जाएगा, और एग्जामिनर तुम्हारा हुआ खराब, जो करता हो वो हार्ड चेकिंग, वो आप लोगों का 1 नंबर भी काट सकता है अगर तुमने यूनिट सही से नहीं लिखी हुई है। मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं अगर होती तो मैं 1 नंबर काट देती तुम लोगों का। ठीक है, इधर देखो, जूल सेकेंड, और C क्या होगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब तुमने अगर C स्पीड ऑफ लाइट को मीटर में लिया है, तो आपको वेवलेंथ को भी मीटर में लेना पड़ेगा। कितना लूं, 10⁻⁻10 मीटर। अब कर दो इसको, मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड से सेकेंड। अब आएगा तुम्हारा सही आंसर जूल में, समझे। मैम हर स्टेप में हमें यूनिट लिखनी है। देखो, लिखोगे तो गलत नहीं होगी, नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए बेटा। ठीक है, मैं तो हमेशा से लिखती हूँ यूनिट, और बच्चों को भी हमेशा से कहती हूँ लिख लो यूनिट, क्योंकि इससे क्या होगा ना, गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा आंसर नहीं निकाल के आते हैं पेपर में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं निकाल के आते हैं पेपर में। तो ऐसे केस में अगर आप आंसर नहीं निकाल के आते हैं, अराउंड अराउंड लिख के आते हैं, मतलब मान लो थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं, तो आंसर पूरा ना निकालने के हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल 3 नंबर का होगा, 1.5 नंबर का आपका ये पूरा होगा, आधा नंबर का आपका आंसर निकालना, जो एग्जैक्ट निकाल के आएगा उसको मिल जाएंगे, और जो यूनिट नहीं लिख के आएगा, वही बोल रही हूँ, मैं होती तो 1 नंबर काट लेती। डिपेंड ऑन योर एग्जामिनर कि वो कितने मार्क्स काटता है, हाफ भी काट सकता है, एक से ऊपर नहीं काटेगा। हम अगर आंसर अप्रॉक्स लिख कर आएंगे तो फिर मार्क्स काटेंगे नहीं, मिल जाएगा। हाँ, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बेटा, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बेटा देखो, यूनिट के नंबर कटते हैं, केमिस्ट्री में तो कटते हैं बेटा, मेरे भी कटते थे, बच्चों के भी कटते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अरे इधर ध्यान से देखिए, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लिखना है एक बार, क्या क्या दिया हुआ है। वेवलेंथ दी हुई है आपको 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन क्या होता है 5, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पहले तो क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है बच्चों, बताइए। देखो, 3 कंसेप्ट आपको दे के मतलब दिए हुए हैं। एनर्जी कैसे निकालते हैं, HC बाय लैम्डा निकाल लोगे, H पता है, C पता है, लैम्डा पता है, काम हो गया, यहीं पे खत्म। ठीक है, उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई,
अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E माइनस फाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा समझा दूं, भूल गए हो तो। E क्या थी? E क्या थी? जो मेटल सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट करवाते थे किसी भी वेवलेंथ की, जो भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है। फाई क्या होती थी? उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो वो क्या होनी चाहिए, इस फाई से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई वो किस फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। याद आ गया? ठीक है, चलो अब हमें क्या पता है? फाई पता है, बताओ फाई पता है? यस Yes, मैम ma'am. पता है ना? ना देखो 1 to 4 देखो डिपेंड करता है दक्ष क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ है। वैसे मैं तो ये बोलूंगी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं टीचर होती तो आपको मार्क्स दे देती उसमें, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने लिखवाया था ना शॉर्ट में 1240 बाय लैम्डा वगैरह वाला, वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हमें बताओ फाई दे रखा है? यस मैम दिया हुआ है। क्या हमें एनर्जी दे रखी है? निकाल लेंगे। एनर्जी निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब आप यहाँ से एनर्जी निकाल के आओगे वो किस में आएगी? जूल में। तो हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी उसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे उसको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड करेंगे। हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मान लो ये x जूल है, तो क्या करोगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 x, या तो ऐसे करो या जो दक्ष ने बोला है वैसे कर डालो, ठीक है। ओके, एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। मान लो y इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद, ये पूरा नहीं आता, टेंशन मत लो, इतना बड़ा नहीं आएगा पेपर में, टेंशन मत लो, इतना बड़ा तो पागल थोड़ी ना है वो बच्चे, तो फिर यही क्वेश्चन करेंगे बस पूरे पेपर में। मैम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में नहीं कर सकते चेंज बच्चे, जूल, क्योंकि आपको जो ये दिया हुआ है 5 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो हाँ कर सकते हो, देखो एज यू विश। बट मुझे ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने में ज्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि वैल्यू ना ऐसे छोटी छोटी आती है तो सोल्व करने में आसानी हो। जूल में करोगे तो पावर में चली जाती है वो, इतनी 1 पॉइंट इतना 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 माइनस माइनस में, तो वो दिक्कत देती है, ठीक है। ओके, वेलोसिटी निकाल लोगे? यस मैम आराम से निकाल लेंगे। वी नो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और v² क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m, निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी पता है, m इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अरे ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, चलो ओके। इसको और कैसे रीअरेंज कर सकते हो, एक बार मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला तो तुम लोगों को टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और कैसे कर सकते हो? एच न्यू, ये क्या हो जाएगा? एच न्यू नोट, याद करो, काइनेटिक एनर्जी। या अगर मान लो मैं लैम्डा की टर्म्स में बोलूं तो एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। याद है ना ये वाली चीजें? ठीक है, ध्यान रखना, वो कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। हो सकता है वो पूछ रहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल दो, हो सकता है वो बोलें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल दो। एनर्जी बोलेंगे तो यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलने का क्या मतलब है? वो चाह रहे हैं आपसे फाई निकलवाना, और फाई आपको पता ही है एच न्यू नोट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from the energy level with n is equal to 4 to energy level n is equal to 2। देखो अब डिपेंड करता है वो क्वेश्चन आपको कैसे देता है, या तो वो लेंदी कैलकुलेशन देता है या सिंपल। तो लेंदी वाला देने वाले चांसेस कम है, तो हो सकता है यहाँ वो वेवलेंथ की जगह वेव नंबर लिख दे, ठीक है, ताकि सस्ते में काम निपट जाए। नहीं तो आप पहले वेव नंबर निकालोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे, फिर वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ जी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है ये,
कौन बताएगा कैसे होगा इक्वेशन? तनिष्का के अलावा। लक्ष्य तेरा आज माइक क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा भाई? वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आर एच ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से होगा मैम। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चलो चिंकी ने बोला है क्या? यस मैम। ठीक है, चिंकी पूरा सीरियस होके बैठी है कल के लिए। देखो क्या फॉर्मूला था, 1 बाय लेमडा। पहले एक काम करते हैं, इसको छोड़ो ना, हम पहले यही निकाल लेते हैं, आर एच इंटू जेड स्क्वेयर 1 बाय एन स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वेयर, ये था। यस मैम। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आर एच दिया हुआ है क्या उन्होंने? मैंने भी एक सेकेंड रुको, मैंने भी बोला आर एच वाला फॉर्मूला। ओके बेटा, ठीक है। आर एच दिया हुआ है क्या? यस मैम, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स बोला हुआ है। हाइड्रोजन की बात करें तो जेड को 1 ले लो, इग्नोर करो। N1 क्या होगा? देखो N42 एनर्जी लेवल, देखो ना एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो N1 स्टैंड्स फॉर योर ग्राउंड स्टेट और N2 स्टैंड्स फॉर योर एक्साइटेड स्टेट। तो N क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा बच्चों? 4 का स्क्वायर होगा। तो क्या बनेगा बताना एक बार। 109678 1 by 4 माइनस 1 by 16, 1 by 4 माइनस 1 by 16। मैम आरएच की वैल्यू 10 की पावर 7 नहीं ले सकते? कहाँ पे? ना 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 ना, नहीं यही लेनी है जो आपको दी हुई है बेटा। तो मैम ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं होएगा, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, 10 की पावर 7 बहुत ज्यादा ही आपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया बेटा उसमें। ठीक है, ओके, ले भी सकते हो अगर, लेकिन शायद एग्जामिनर आधा नंबर हो सकता है कि, या ऐसे कर सकते हो तुम लोग, स्मार्ट वर्क मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हो। जब तुम उसमें सॉल्व करोगे ना पेपर में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आता ही है हर साल, तो उसमें तो तुम ये लिख देना, इधर आओ इधर आओ, ठीक है, उसमें तो तुम ये लिख देना। लेकिन जब तुम रफ शीट में सॉल्व करोगे ना, उसमें तुम वो कर देना 10 की पावर 5 लेके। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। अपना उसमें तो ये दिख, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना, वो सिर्फ ये देखता है फॉर्मूला ठीक लगाया है, बस वो इतना देखता है, वो बीच में देखता ही नहीं है कि आपने कैसे पुट किया हुआ है। वो फॉर्मूला देखता है सही लगाया हुआ है, लास्ट में आंसर देखता है। तो आंसर अगर उसके अकॉर्डिंग हुआ आसपास तो वो पूरे मार्क्स दे देगा, डोंट वरी। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपको पहले वेव नंबर निकालना पड़ेगा, वो करने के बाद आपको भैया लेमडा निकालना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मतलब इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपको हीलियम प्लस का दे दिया, आपको किसी और का निकालने के लिए बोल दे, बताओ उसमें N1 और N2 की क्या वैल्यू होगी, याद करो। ऐसा एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में, मैंने शायद लिया नहीं है वो क्वेश्चन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन? क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एमिशन लाइन का, जल्दी बताओ। n into n minus 1 by 2. n into n minus 1 by 2। अब ये n क्या इंडिकेट करता है? आपके एक्साइटेड स्टेट को। तो 6 into 6 minus 1 कितना होगा? ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर है? चलूं आगे। लास्ट क्वेश्चन में कलर करके था कुछ, वो क्या था? अच्छा ये रहने दो, ये रहने दो, ये क्वेश्चन ना मैंने यहीं तक देना था, ये आगे भी दे दिया। कलर क्या होगा? ठीक है, हमें नहीं पता भाई कलर क्या होगा। ठीक है, वो आपको जो इसका वेव नंबर है या लैम्डा है, वो आपको देखना पड़ेगा लैम्डा कौन से रीजन में लाई करता है। ठीक है, और हाँ, इससे मेरे को एक ये बात याद आई, आप ये भी कर जाना कि जो आपके अलग अलग लाइंस आती हैं, कौन कौन सी करी थी अपने, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, याद रखना बाल्मर किस में होती थी? विजिबल रीजन में होती थी। ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, याद है ना, ये हर साल आता है क्वेश्चन बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन करो, एनर्जी एसोसिएटेड विद, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट से जो एनर्जी आई है मतलब हाइड्रोजन एटम में वो इतनी है, आपको बतानी है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, ठीक है। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। मैम इसके फर्स्ट पार्ट में वो En2 minus En1 is equals to 13.6 into Z square into 1 upon N2 square minus 1 upon N1 square। मैम कलर वाला भी आएगा या सिर्फ सीरीज, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एक मिनट को, लाइमन बाल्मर में सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि लाइमन में ग्राउंड स्टेट क्या होती है ना, N1 1 होती है और N2 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी। बाल्मर में पता होना चाहिए N1 2 होता है, कौन कौन से रीजन में लाई करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। पाशन, ब्रैकेट, स्पेलिंग पे मत जाना मेरी, ठीक है, ये मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। लाइमन में कहाँ होता है, यूवी में देख लेना, बाल्मर में विजिबल में, इन पे बाकी सब में इंफ्रारेड में होता था, एक बार चेक कर लेना अपनी साइड से। हाँ, चेतना इज सेइंग राइट, क्योंकि बच्चे क्या नाम है कनिष्का, आपा को ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया, जो तुम ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हो ना -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है बच्चे, हमें दिया हुआ है जूल में, तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला जो अभी इसने बोला है चेतना ने। En क्या हो जाएगा -2.17 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है तो अपा Z1 भी मतलब Z1 लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय N स्क्वायर, तो आई थिंक हो जाएगा अभी, ठीक है। कैसे करके दिखाऊं क्या, सो गए सारे, मैम हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। E1 बाय E2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, आपको N1 दिया हुआ है 1, N2 आपको 5 दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, E2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट, फॉर्मूला पता है ना, 0.529 N स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, कर लोगे आंसर में। मैम N स्क्वायर अपॉन Z नहीं होना था, Z1 है ना बच्चे, अच्छा यस, ठीक है, क्योंकि जो बोहर मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए था ना, तो वो आपको जनरली हाइड्रोजन देता है, लेकिन हो सकता है वो लिथियम 2+ भी दे दे, तो उस केस में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम का आप लिखोगे एटॉमिक नंबर, तो बस इसके लिए, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जनरली बच्चों को ना 1 लिखने की आदत होती है, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि उन्होंने हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है या किसी और के लिए पूछा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, what is the energy in joule required to shift the electrons of the hydrogen from first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? और क्या बोला हुआ है, what is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state? पहले तो इतना कर लो भाई, तुम लोग बताओ, सोचो। N2 से N6 पर, देखो n तो इसमें दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है ना, N1 पहले आप ऐसे कर सकते हो, E1 निकाल लो, ठीक है, और फिर निकाल लो E5। कैसे निकालोगे, ये देखो 1 अर्ग में कितना होता है बताना एक बार, अगर जूल में पूछ रखा है तो उसने, to the power -7 joule. माइनस या प्लस, Yes. पक्का चेक कर लो सारे के सारे, 10 की पावर -7, -7 है, ठीक है, तो तुम ठीक हो, ठीक है बेटा, हाँ हो मेरा इज राइट, ठीक है, ओके। तो निकाल सकते हो ना इसमें, तो क्या होगा, कर लेना इसको, 1 अर्ग कितना होता है, मैं लिख देती हूँ -2.18 इंटू 11, ये सॉरी गलत लाइए, 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -7 जूल, ठीक है, बाय Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर,
Z तो 1 ही है, N क्या हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा, और E5 में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, शिफ्ट रिक्वायर्ड टू शिफ्ट कितना चाहिए, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E5 माइनस E1। हाँ जी बोलो। याद आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है भूल गए? यस मैम। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ इसका। हाँ ओके ठीक है, इसको वैसे तो मैंने जूल में चेंज कर दिया है, बट आपको जूल में चेंज करने के लिए अगर बोले तो ठीक है, वरना आप इतना भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जूल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप एग्जामिनर ना बोले तो ये भी ले सकते हो, बाकी किसी को जूल में लेना है वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आएगा आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका आ रहा है एनर्जी 2.0928, अगर आप जूल में निकाल रहे हैं तो 2.0928 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये आ रहा है। और वेवलेंथ तो आप लोग निकाल सकते हो ना, कैसे, आर एच इंटू जेड स्क्र 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र निकाल सकते हो। यस मैम। n1 क्या है 1 और n2 क्या है बच्चों 5। ठीक है, यस मैम। चलो आगे। यस मैम। चलो ये वाला देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। कहां से आया क्वेश्चन, डी ब्रोए से। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ये तो आएगा ही आएगा, गारंटेड है। ठीक है, h क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास इज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पे फंसोगे अभी तुम, बताती हूँ कहाँ। वेलोसिटी है 2.052 ले सकते हो, लेकिन लिख देना कि 2.05 है ना, ताकि एग्जामिनर को भी शक ना हो। नहीं तो वो कहेगा बच्चे ने तो अप्रोक्सीमेशन मार रखा है, बेशक अपनी रफ शीट में मार देना है। इसको आप 9 ले लेना, इसको 2 ले लेना। ठीक है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है इसकी। लेकिन अब एक बात देखो, क्या ये यूनिट कैंसिल आउट हो रही है क्या, लैम्डा शुड बी इन मीटर बेटा। हाँ बिल्कुल, शाबाश चेतना, तो बड़े अच्छा पढ़ के आई है। मैंने बताया था जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखना इसको अपन, मैं सिर्फ यूनिट लेके चल रही हूँ, कैलकुलेशन कर लोगे। पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड डिवाइड में केजी इंटू मीटर पर सेकंड, राइट। तो अपना क्या क्या कैंसिल हो गया, केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, और ये सारा चला गया। तो यानी कि आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर। बोलो हाँ के ना। सबसे तो इसलिए बोला जाता है, अगर आपको लैम्डा मीटर में रिपोर्ट करना है तो मास शुड बी इन केजी, वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड, तभी आपका लैम्डा मीटर में आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 electrons and 35 neutrons, deduce the number of proton and electronic configuration of the element। हाँ जी, एक एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 29 और न्यूट्रॉन्स है 35। तो हमें पता है a माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस मैम। ये आ जाएगा, a निकाल लो इससे, a माइनस 29 और 35 कितना आ जाएगा, 35 प्लस 29 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे 29 के लिए, किसकी है, ये कॉपर की है बच्चों। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। समझ आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। मैम ये एक्सेप्शन में से आया, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन पूछी है ना। हाँ
ध्यान रखना कॉपर, और जान करके ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि कॉपर आए, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम में क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, पहले तो आते थे ऐसे क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी आ जाए, कि वो पूछते हैं कि कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन होनी तो चाहिए 4s2 3d9, बट होती ये है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। या आपसे बोल सकता है कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ कॉपर और क्रोमियम की, और एक्सप्लेन करना है आपको रीजन। समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आओ जाओ। मैम 3D पहले लिखेंगे? नहीं बेटा, 4s पहले लिखेंगे, n+l रूल। ये 4 होगा, ये 5 होगा, 3+2 5 है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है। गलत हो जाएगा, पहले बता रही हूँ। ठीक है, ये करो आगे। एन एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड ml, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। कर लोगे? n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? जितने शेल होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 मत लिख के आ जाना, काटा लग जाएगा। n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती है, मैं फिर बोल रही हूँ तुम लोगों को। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैसा? ऐसा कैसा बेटा? इसमें बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? ना 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 ना, स्टेट नहीं करना है। अगर मान लो स्टेट करना आया तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ जितना पूछे उतना ही। मैम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अगर आ गई तो? और वो रूल में आप लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, 1s 2s फिर 2p फिर 3s, थोड़ा बहुत लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ओफ्बो ने क्या बोला था कि पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, देन आपके जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक है, Yes, चलो बहुत बढ़िया। इसमें आ जाओ। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई भाई मैं तो। हाँ, ml की वैल्यू बताओ भाई इसमें। ml की वैल्यू क्या हो सकती है? +2 ±0 +1 +2, यही होगी। yes, ma'am. डी तक जा रहा है ना वो, 3s 3p 3d। Yes, ma'am. ठीक है, लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ ml एंड l ऑफ द 3d। इसको 3d कर लो, ये गलत लिखा हुआ है। तो 3d में हमें तो पता ही है n की वैल्यू 3 होती है, l की वैल्यू 2 होती है, तो ml की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? यही हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +1 +2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? कौन सी? 1p पॉसिबल है क्या? नहीं। No, 2s पॉसिबल है? यस मैम। 2p पॉसिबल है? यस मैम। 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती है। क्या ये यही आएंगे पेपर में? बेशक तुम कल देख लेना, अभी तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अभी नहीं आते हैं किसी को चलेगा, लेकिन क्लास के बाद प्लीज रिवाइज करके सो जाना। पहले अपने वो वाले चैप्टर कर लेना, लाइक मोल कंसेप्ट वगैरह, उसमें मैं अभी बता देती हूँ क्या क्या पढ़ के जाना है। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, ये आते हैं बेटा, हर साल आते हैं, कल भी आएगा कि इनमें से आपको ऐसे देख के दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन से पॉसिबल नहीं है, तो अपन देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट वाला नहीं है पॉसिबल, एन और एल की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। थर्ड वाला भी नहीं है पॉसिबल। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम एक बार ये हाफ स्पिन का बता दो। कहाँ पे है? अच्छा ये, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ना, इधर आओ, पहले वाला देखो। अगर मान लो आपके पास s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर आपका अप डायरेक्शन में है तो उसके लिए जो स्पिन होती है वो +½ होती है, और जो यानी कि क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, और ms इसके लिए -½ होगी। ठीक है, ओके मैम। ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बोलूं n और l की वैल्यू बराबर होगी, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 1s तो पॉसिबल है, और इसके लिए ml की वैल्यू भी हमें पता है 0 होगी। ठीक है, और ms क्या बोला हुआ है इसने? -½ हाँ ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब ऐसे वाला होगा। ठीक है, ये क्या है, इसमें सेम आ गई? नहीं होगा।
ये होगा क्या, इसमें 1s है लेकिन ml की वैल्यू देखो +1 है, ना 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 ना, s के लिए ml की वैल्यू 0 होती है। ये भी नहीं हो सकता, n और l की वैल्यू सेम दे दी, ये हो जाएगा 3p, और इसमें ml की वैल्यू 0 होती है, यस मैम 3 होती है, 0 +1 -1, यही होती है ना, याद करो बच्चों। Yes, ma'am. +1 pz के लिए 0 होती थी, px py के लिए कुछ भी हो सकती थी, याद करो, ये तो ऐसे नीट में आता है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ms प्लस हाफ, हाँ हो सकता है, क्या पता ओरिएंटेशन ऐसी हो, क्या पता हो सकता है ओरिएंटेशन ऐसी हो। क्लियर है ये वाले क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है ये पहले आता था, मतलब आज से 7-8 साल पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, आपको प्रूफ करना पड़ता था, 2 नंबर का आता था, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ, हाँ मैं बता दे रही हूँ बेटा, फोर्थ कहाँ गया, फोर्थ कहाँ गया, ये देखो इसमें बोला है, इधर आओ, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1, यानी कि 3p है, ठीक है। p में क्या होता है, px py pz होता है बेटा, तो इसके लिए pz के लिए तो हमें पता ही है 0 होती है वैल्यू असाइन, इसके लिए +1 -1 हम दे सकते हैं, तो 3 वैल्यू होती है, तो इसमें से 0 बोल रखी है, तो हाँ ठीक है। तुमने फोर्थ पूछा था क्या, सॉरी, ये देखो इधर 1s के लिए बेटा ml की वैल्यू एक ही होती है, 0 है ना, s के लिए एक ही होती है ना बच्चों, 0, p के लिए क्या होती है, 0 और 3 होती है, +1 0 -1, s के लिए 0 होती है, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है। ध्यान रखना, l की वैल्यू 0 के लिए ml की भी 0 होगी, लेकिन इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये फलाना फलाना, बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है, 2πr = n लैम्डा, करवाया था प्रूफ। कैसे करोगे इसमें, पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल mvr = nh/2π, याद करो। अब 2π को इधर ले जाओ और यहाँ पे लिख दो nh/mv, वी नो लैम्डा = h/mv होता है, तो ये कर दिया तुमने प्रूफ। समझ आ गई? मैम ये तो बहुत इजी सी है। हाँ ये बहुत इजी है, 2 नंबर में आएगा, ठीक है, मतलब आता था पहले, हो सकता है कल के पेपर में आ जाए, ठीक है। आ गया यश? ठीक है ये इम्पोर्टेंट है। यस मैम। बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करा रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 एंड कंटेन्स 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन द सिंबल टू द एलिमेंट। हालांकि ये बहुत पुराने टाइम में आते थे, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, अभी भी आ सकता है, कर सकते हो क्या ये वाला क्वेश्चन? कौन बताएगा? एनसीईआरटी पढ़ी है तो कर लोगे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया है। देखो, मास नंबर हमें क्या है, असाइन करना है सिंबल, तो हमें मास नंबर पता है, हमें प्रोटॉन्स चाहिए, राइट? तो हम क्या बोल लेते हैं, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, x, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही करना है, चेतना इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो आपका a - z क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन होगा, तो हम क्या करते हैं, देखो इधर, ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि 31.7 मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि x + x × 31.7%, यही मतलब है। हाँ, एटॉमिक नंबर निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दो, हाँ ठीक है, देखना एक बार। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, एक इसके बराबर हो जाएगा, 81 = क्योंकि मास नंबर = न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, x + x × 31.7/100, ठीक है, प्लस प्रोटॉन कितने हैं, x, क्या यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो,
Yes, ma'am. निकाल लेना। तो इसमें आएगा तुम्हारा 35 आएगा, ये सॉल्व कर लेना एक बार इसको, ठीक है। आपके ऐसे 3 तरह के क्वेश्चंस हैं पेपर उसमें एनसीईआरटी में, तो एक टाइप का मैंने करा दिया, बाकी 2 टाइप के तुम कर लेना, समझ गए? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय द अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। याद आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल करवाया था मैंने कुछ, ठीक है। व्हेन द रेडिएशन इतना नैनोमीटर यूज किया है, वर्क फंक्शन बताना। देखो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना, अब सुनो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वर्क फंक्शन निकालना है, ठीक है मैम। क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ओके, तो एनर्जी E माइनस फाई क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। देखो देखो देखो, हाँ। तो अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, देखना पड़ेगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है क्या? कोई मुझे बताएगा? यस मैम, आपने बताया था कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। याद आ रहा है थोड़ा? Yes, ma'am. तो हमारे पास एक चीज मिल गई। एनर्जी हमें डायरेक्ट तो नहीं दे रखी, बट हमें लैम्डा दे रखा है, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे। देखना एक बार, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखना एक बार, इसका आंसर चेक कर लेती हूँ मैं। मैम ये काइनेटिक एनर्जी वाला बता दो फिर से। किसका बेटा? मैम हाँ अभी बता एक। ओके, तो इसमें बेसिकली तुम्हें क्या दिया हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.35 वोल्ट, ठीक है। तो जब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम्हें क्या करना है उसको, ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट वहां पे क्या लिख देना है? ईवी लिख देना है आगे, वही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है टॉपिक, तो लेक्चर देख सकते हो। हाँ जी, डिजिट सेम रहेंगी? क्या बोल रहे हो फिर? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर दिया ना आपने उसमें, बस सब कुछ सेम रहेगा। 0.35 वैल्यू भी सेम रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वोल्ट को हटा के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना है, कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। मैम इसमें नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, नैनोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। तो hc बाय लैम्डा क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो आंसर इज जूल। आंसर आएगा तुम लोगों का इसमें 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? Stopping potential. एक मिनट रुकना। हाँ, उसके बाद तुम्हें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तुम्हें वर्क फंक्शन फाई निकालना, निकाल लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसका सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है फाई, एक बार मुझे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है तुम लोगों का 4.83। तो तुम्हें क्या करना है? 4.83 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.35, माइनस कर देना बच्चों, ठीक है। हाँ जी मैम डिवीजन में 10 की पावर -19 तो आएगा, 9 नहीं आएगा माइनस? कहाँ पे? मैम इधर 7.74 के डिवीजन में 10 की पावर -9। नहीं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है ना। मैम आपने पीछे वाले पेज पे ना -9 लिखवा दिया। ना ना ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आंसर कहाँ पे लिखवाया था भाई? यहाँ पे भी लिखवाया था, प्लीज ठीक कर लेना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, मेरे को याद नहीं है कहाँ गया वो। मैंने तो यही लिखवाया था, -19 ही है शायद मैम मैंने गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, -9 नहीं होता, -19 होता है।
आगे चलूं? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वेलोसिटी आपको दी हुई है बच्चे, आपको ये वाला क्वेश्चन देखो हर साल आता है तुम्हारे पेपर में। मास दिया हुआ है हॉकी बॉल का, मूविंग विद दिस वेलोसिटी कैलकुलेट द वेवलेंथ। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो डी ब्रोए है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो तुम्हें फिर उसमें वो वाला बॉल वाला एग्जांपल लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे इसको? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम है। Yes, ma'am. हाँ हाँ, अभी एक स्टूडेंट ने और भी पूछा था। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। अगर हाँ है तो मेरे वाला शॉर्टकट लगा के आ जाना उसमें। नंबर मेरे को तो नहीं लगता नहीं काटने चाहिए बेटा, अभी तक तो नहीं काटे हैं बच्चों के मार्क्स, तो लगा के आ जाना। ठीक है, चलो। या एक काम कर सकते हो तुम लोग, इधर आओ। तुम जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम बुकिश वाली लैंग्वेज जो है वैसे सोल्व कर लेना, लेकिन रफ शीट में ये वाला शॉर्टकट लगा के सोल्व करके डायरेक्ट वहां पे आंसर लिख देना। समझ गए क्या बोल रही मैं? समझ गए ना? वैसे तुम्हें लिखना तो बिल्कुल वैसे है जैसे बुक्स में लिखा होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये देख के वो कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है बच्चे ने। तो ये रफ शीट में सोल्व करके जो आंसर निकाल के आओ ना, उसको डायरेक्ट आप आंसर लिख देना। पूरा ऐसे वो करते हैं ना, इतना तो तुम स्मार्ट हो ना, लिख लुक के जैसे तैसे आंसर निकाल के आ जाना सही से। ठीक है, हाँ तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो अब लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m भी कर लोगे क्या? मुझे बताने की नीड है इस क्वेश्चन यस में, मैम कर लो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा कल। प्रूफ कैसे करेंगे? बच्चे उसमें ना जो आपका मास होगा बॉल का वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसके कंपैरिजन में लेमडा कम आएगा ना, तो लेमडा बहुत कम आएगा। मैंने बताया था ना कि डी ब्रोए के अकॉर्डिंग टू हमारा भी वेव नेचर होना चाहिए, है ना, उसने बताया था। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया था कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है लाइक हम है या कोई और मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, उसके लिए लेमडा बहुत कम आता है, ना के बराबर कि हम वो निकाल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। तो उसमें आपको पक्का बॉल का कुछ ना कुछ मास वगैरह डेफिनेटली दे रखा होगा, टेंशन मत लो तुम लोग ना। डेरिवेशन नहीं आती है केमिस्ट्री में, बहुत कम रेयर केसेस में आती है। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। वो कैसे आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, पता है ना? Yes, ma'am. ठीक है ना, जैसे क्रोमियम का बता देती हूँ मैं, 3d5 4s1 होता है, 1 2 3 4 5। ठीक, ओ सॉरी, तुम्हारी मैम भी गड़बड़ कर देती है कई बार। क्या होगा? 4s1 3d5, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए अनपेयर्ड? 6। ठीक है, ऐसे करना है। आयरन में क्या होता है? 26, 4s2 3d6, तो कितने होंगे? 4 आने चाहिए तुम्हें। क्रिप्टोन में कितने होंगे? 0। सब में निकाल लोगे? ओके, ये बताओ हाउ मेनी सब शेल आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। ध्यान रखना जितने शेल होते हैं लिख लो बेशक, नंबर ऑफ शेल, जितने शेल होंगे उतने ही सब शेल भी होंगे। 4 यानी कि अरे नहीं, L4 मत लिख के आ जाना, L को लिखोगे 0 1 2 3। याद करो N4 में क्या होगा? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। समझ आ गई? ये तो ऑर्बिटल है ना? हाँ जी बेटा, ऑर्बिटल है ना? ये सब शेल है ना। हाँ, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? 0 1 2 3 ये लिख के आना। ये नहीं लिख के आना नीचे वाला, मैंने तो बताया है जस्ट तुम्हें। ठीक है, ये मत लिख के आ जाना, L4 काटा लग जाएगा। ठीक है, L4 का मतलब है 0 1 2 3, 4 नहीं लिखना है वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो सब शेल होती है 4 है इसमें, L0 1 2 3, S वाली, P वाली, D वाली और वो। ऑर्बिटल में क्या लिखोगे कि 4s में एक ऑर्बिटल होती है, ये मतलब है। 4p में कितनी ऑर्बिटल है? 3 है, d में 5 है, f में 7 है। ठीक है, तो अपन ने यही तो पढ़ा था, शेल में सब शेल, उसमें ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन, ये सब। ठीक है, चलो ये वाला देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 और n4। बताओ जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, तो आपको बताने हैं सब शेल में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। बताओ भाई क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2n स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ फिर उसके हाफ कर देंगे। ठीक है, तो n4 है ना, तो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। हाँ ठीक है, इसमें आएंगे 6, इसमें 10 और इसमें आपके आएंगे उतने 14। तो कितने हो गए? 14 और 24 और 8 32। लेकिन ये कब था? जब इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है? ms की वैल्यू -½ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या करके आओगे? या तो वो पूछेगा कि स्टेट कर दो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल देके 3 नंबर का क्वेश्चन बना देगा वो। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p h/4 पाई, यस मैम। डेल्टा x इज इक्वल टू m डेल्टा v h/4 पाई। आपको क्या निकालना है बच्चों? डेल्टा v निकालना है, h/4 पाई डेल्टा m इंटू डेल्टा x। सब कुछ निकल जाएगा, डेल्टा x दिया हुआ है, m पता है, सब कुछ निकल जाएगा, राइट। मास को केजी में कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, किस्मत अच्छी हुई तो स्टेट एंड एक्सप्लेन आ जाएगा, अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। ओफबो पॉलिस में ओफबो ने, फिर रिवाइज करा देती हूँ। ओफबो ने क्या कहा था कि पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन हाई एनर्जी वाले उसमें जाओगे। पॉलिस ने क्या बोला था कि ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑफ अपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के दोनों शुड बी इन अपोजिट स्पिन, राइट। हुन्स रूल ने क्या कहा था? हुन्स रूल ने ये बोला था कि सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोला था उसने? हाँ, सभी ऑर्बिटल में पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद ही पेयरिंग करवाओगे। या ये भी लिख सकते हो कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी लिखोगे? एनसीईआरटी वाली, बस खत्म। अब आ जाओ आगे। अब पापा करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कौन से क्वेश्चन करके जाने। इधर आओ जल्दी, 15 मिनट है अभी अपने पास। ओके, इसमें क्या करके जाओगे? एक तो वो वाला क्वेश्चन कर लेना, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फ्लोरीन, इज मोर देन फ्लोरीन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब वो इसको कैसे भी फ्रेम कर सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हाई, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रॉन गेन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हाई। तो वो कैसे भी पूछ सकता है। ध्यान रखना इसके पास 3p ऑर्बिटल होती है, इसके पास 2p ऑर्बिटल होती है। और रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन इट कैन नॉट इजिली एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, या इट फेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। जबकि वाइल इन केस ऑफ क्लोरीन, क्या लिखोगे? क्लोरीन हैज 3p ऑर्बिटल, इट कैन इजिली एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3p ऑर्बिटल विच इज बिगर इन साइज देन 2p। सिर्फ ये लाइन लिखा था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। और क्या लिखोगे क्वेश्चन? आयनाइजेशन एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ने क्या किया था, बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की ज्यादा क्यों होती है? वाई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की क्यों होती है ज्यादा? वाई, ठीक है, ठीक है। और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव क्यों होती है? बताओ भाई वाई। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कौन से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर थोड़े चांसेस कम हैं, बट हो सकता है कि उसमें दे दें, एमसीक्यू में दे दें। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि जो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। याद आ रहा है?
Yes. नेगेटिव होती है, और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सेकंड वाली, वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें ओ नेगेटिव ऑलरेडी वो बन चुका है, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जितने नंबर का है डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन हो सकता है, आ जाए, लेकिन एमसीक्यू में आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और रेडियस का भी हो सकता है। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे देंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और फिर पूछ लेंगे जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हो सकता है ये एलिमेंट्स कुछ दे रखे होंगे, आयनिक स्पीसीज Na+, F नेगेटिव, Mg2+, है ना, Al3+, इनको इनके आयनिक रेडियाई के ऑर्डर में लगाओ, ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बनता है, मेजर तो यही वाले बनते हैं, यही से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, यही कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लॉक और पीरियड चांसेस कम है, बट अगर देंगे तो बेटा उसमें से देंगे, उसमें एमसीक्यू में देंगे, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबको आते हैं ना निकालने, Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। और वो वाला फॉर्मूला भी कर जाना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, मैंने वैसे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है, कर जाना, मैंने को वो भी बताया। तो हो सकता है कि किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस के ऊपर। आ सकते हैं, चांसेस कम है एमसीक्यू में हाँ, एमसीक्यू में आ सकते हैं, छोटे मोटे जैसे छोटे केस मोटे स्टडी बना क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ। लाइक पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ सकता है। इसके अलावा तुम्हारा और चैप्टर, कितने चैप्टर आ रहे हैं भाई तुम लोगों के, 5, 3 बता दिए, रिडॉक्स तो मैंने आते ही बता दिया था, और मोल कंसेप्ट में आप लोग क्या करके जाएंगे, अब सुन लो, ये क्या पेज ही खत्म, ओहो ओके, एक पेज और ले लेती हूँ। हाँ, तो मोल कंसेप्ट में क्या है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ हाँ, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मोल कंसेप्ट में क्या करोगे तुम लोग, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में, रोक ही नहीं सकता कोई उसको, मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। हाँ दिशा बोल बेटा। मैम चैप्टर 6 में रिडॉक्स में टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी आएगा क्या? देखो, नीट की बात करूँ तो टाइट्रेशन तुम्हारे सिलेबस में है, बाकी इसमें कम आने के चांसेस हैं थोड़े तुम्हारे पेपर में, वैसे डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, बट अगर मान लो नहीं किया उस चैप्टर को ढंग से, सिर्फ 2 ही चीजें कर जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और बैलेंसिंग करना, बस, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, बाकी चैप्टर को मैं कहूंगी ज्यादा फोकस करो तुम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला कर जाना, आ सकता है बच्चों, वो मैं अपने तरीके से कराऊंगी, वेल्डिंग वाला फॉर्मूला अभी कराती हूँ मैं उसको। कितने मार्क्स का था बस ये मुझे बता दो, 5 नंबर का था क्या? वो हाँ भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, है तो एनसीईआरटी, वो 5 नंबर का था क्या? हाँ, मैं एक बार वो अपने तरीके से कराऊंगी, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, और क्या बताया था मैंने इसमें इम्पोर्टेंट तुम लोगों को, तुम याद दिलवाओ भाई मेरे को, मैं तो निकल गया। मोलैरिटी और मोलैरिटी वो नहीं आएगा तुम्हारे, वो कम है चांसेस, क्योंकि वो 12th का टॉपिक है ज्यादा, ठीक है। बस फॉर्मूले कर जाना, उसके फॉर्मूले कर जाना अच्छे से। हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का अगर पेपर इजी बनाना हुआ तुम्हारे एग्जामिनर को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट वो पूछ सकता है तुमसे। और हाँ, और ये लॉज है सारे के सारे, एक बार बस रीड मार जाना, लॉज जितने भी हैं रीड कर जाना बस, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, और जितने भी थे ये। हाँ जी बोलो सृष्टि। मैम रिडॉक्स वाले चैप्टर में जो बैलेंसिंग है ना, उसमें मेरे को ना चार्ज कैलकुलेट करके बैलेंस करना आ रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन बैलेंस करा दूं यहाँ पर। अच्छा ठीक है,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कराते हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, जो तुम्हारे वो हैं जो बैलेंसिंग करना है उसमें तुम आई थिंक 2 मेथड से करते हो, राइट? यस मैम। हमारे सिलेबस में Yes. 2 मेथड हैं, तो तुम लोग टेंशन ना लो। जो भी एक तुम्हारा फेवरेट वाला मेथड है, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वाला मेथड है या दूसरे वाला है, जो भी तुम्हारा फेवरेट है सिर्फ उसको कर ले सृष्टि, बस। क्योंकि अब तुम करोगे ना, मुझे हाफ पता रिएक्शन में। ठीक है। हाँ, जो भी है तुम्हारे मेथड उसमें से कोई एक कर लो, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें वो इक्वेशन लिख के देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस कर। वो तुम्हारी मर्जी, अब तुम कौन से वाले मेथड से करते हो, समझ गए? पर उसमें ना चार्ज बैलेंस करना नहीं आता है। चार्ज चार्ज बैलेंस, देखो बेटा, चार्ज बैलेंस में ना तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट वाली साइड है ना, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है, उन दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए, तो फंसोगे ही नहीं कभी। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ थोड़ा सा। देखो, हाँ देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तुम बस इसमें ध्यान रखना चार्ज वाले में क्या करना है तुम लोगों को, क्योंकि जब ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, तो मुझे थोड़ा सा इसमें छोटा सा टॉपिक नहीं है, पूरे 1.5 घंटे का टॉपिक है जब हम एक चीज कराने लगते हैं, क्योंकि उसमें मेरे को ट्रिक्स बताने पड़ेंगे जिससे तुम कर लोगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, जो आपके रिएक्टेंट वाली साइड जितना चार्ज है ना, उसको किसी भी तरीके से ना प्रोडक्ट वाले साइड के चार्ज के बराबर कर दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन, एक काम करो, ग्रुप में कर दो, मैं ट्रिक फिर तुम्हें ग्रुप में ही वॉइस नोट भेज दूंगी या कुछ भी करूंगी, एक बार मुझे भेज दो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन भेज दो और उसके नीचे ये लिख दो कि क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब पूरा, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बाकी जो तुम्हें तुम्हारा वाला फेवरेट वाला मेथड लगता है बच्चों, वो वाला पेपर में करके आना बैलेंसिंग की, क्योंकि बैलेंसिंग तो देखो फिक्स है, आनी है 2 नंबर की, 2 या 3 नंबर की इतनी आनी है, और इम्पोर्टेंट तो है बैलेंसिंग करना। चार्ज वार्ज, आई नो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब तुम वो ऐड कराते तो उसमें पंगा पड़ जाता है, बट अपन ने, क्योंकि वो चैप्टर मैंने अभी तुम्हें नहीं कराया है, तो थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें मुश्किल आ रही है उसमें, बट कोई बात नहीं, आप लोग भेज देना, मैं ट्राई करूंगी उसका आप लोगों को आंसर बता दूं। मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में सिर्फ यही करना है जो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है जी, और तो कुछ बचा ही नहीं, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि मेडिकल हेल्पफुल रही होगी तुम्हारी